नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और हर संडे को हम लोग एक शो के साथ आते हैं जिसका नाम है किताब एक्सप्रेस। तो इस बार किताब एक्सप्रेस एक नई किताब के साथ आया है। आज का किताब जो है सरोजनी नायडू जी पर है। सरोजनी नायडू जी, आपको बहुत बार इनके बारे में आप सुने होंगे। इंडिया के ये फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में ये बहुत बार शामिल होती है, बहुत सारे मूवमेंट में। इतने बड़े पर्सनालिटी को 15, 20, 50 मिनट में और एक दिन में समझना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम लोग इनके कामों को टच करने की कोशिश करेंगे, उससे समझने और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सरोजनी नायडू जी, इनका जन्म जो होता है 13 फरवरी 1879 को होता है। ये बंगाली फैमिली में होता है, लेकिन हैदराबाद में होता है। इनकी फैमिली बंगाल से हैदराबाद चली जाती है उस समय तक। ये आपको पहले एक बार बता दें, ये भारत की महिला सबसे पहले गवर्नर थी। इनको गवर्नर उत्तर प्रदेश की नियुक्त किया गया था, इतने बड़े स्टेट का। उस समय तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों साथ में था, तो उत्तर प्रदेश उस समय बहुत बड़ा प्रोविंस था, बहुत बड़ा राज्य था। उसके साथ साथ इनको भारत की कोकिला बोला जाता है। इतना सुंदर स्वर इनका रहता था और ये बहुत बड़ी पोएट थी उस समय की। आप इनके पोएम्स को देख सकते हो, इनके पोएम्स को जाकर आज भी पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा पोएम्स लिखते थे। 13 साल से ये पोएम लिखना चालू कर दी थी। फ्रीडम फाइटर थी, आप तो जानते ही हो। एक्टिविस्ट थी, सोशल रिफॉर्मर थी। इसके साथ साथ और बहुत कुछ थी। ये फर्स्ट इंडियन वीमेन थी कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वीमेन। 1925 में ये शायद बनी थी कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ठीक है, इनके पिताजी के बारे में जाते हैं। आपको पता ही है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं बंगाल से। बंगाल हम लोगों की आजादी में बहुत सारे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लो, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, और भी सुभाष चंद्र बोस, उनको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो इतने सारे लोगों को बंगाल ने जन्म दिया है, जो कि आकर हमारे फ्रीडम फाइटर में एक एक्स्ट्रा माइल तक ले जाते हैं और फ्रीडम फाइटर को सफल बनाते हैं। तो इनके पिताजी थे, वो बहुत गरीब थे, लेकिन पढ़ने में उनको बहुत ज्यादा रुचि थी। वो बहुत एजुकेशन के प्रति अपने आप को ये पैशनेट महसूस करते थे। तो कैसे भी उन्होंने पढ़ा, उसके बाद वो रिसर्च करने लगे केमिस्ट्री पे। रिसर्च करते करते वो विदेश चले गए और विदेश जाते हैं और इंडिया के फर्स्ट पर्सन होते हैं जिनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि मिलता है। उनके पिताजी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद वो जाकर हैदराबाद में एक न्यू हैदराबाद कॉलेज कर स्थापना करते हैं, जिसके वो फाउंडर और प्रिंसिपल रहते हैं। बाद में वो कॉलेज निजाम कॉलेज के नाम से जाना जाता है, आज भी वो कॉलेज है। इसके साथ साथ ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके ये फाउंडिंग मेंबर भी होते हैं इनके पिताजी। और इसके साथ साथ वो वीमेन एजुकेशन पे खूब काम करते हैं। लड़कियों को उस समय पढ़ने की आजादी नहीं थी, फिर भी वो जाकर लड़कियों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पे रिसर्च तो करते ही, सोशल रिफॉर्मर रहते हैं, विमेन फ्रीडम पे भी काम करते हैं। चाइल्ड जो मैरिज था, बाल विवाह, उसको वो खत्म करने की बात करते थे और कोशिश करते थे। विडो रीमैरिज के वो एडवोकेट करते थे। जो विधवा हो जाती थी उस समय लड़कियां कम उम्र में, उसको फिर से शादी करने की आजादी नहीं थी, तो इसलिए ये कोशिश करते थे कि वो अपना जीवन ऐसे व्यक्त ना करे, वो किसी न किसी से शादी कर ले। इसके साथ साथ ये बहुत सारे लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे और ज्ञानी थे और बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात करते थे। इनके घर में, सरोजनी नायडू जी के घर में, एजुकेशन का बहुत बड़ा एक सागर बहता था। ऐसा मान लो कि इनके पिताजी को इंग्लिश आता था, हिंदी आता था, फ्रेंच आता था, जर्मन आता था, रशियन आता था, बंगाली आता था, तेलुगु आता था। इतना तो लिस्टेड है। और इसके अलावा पता न कितना इनको सब्जेक्ट और भाषाएं आती होंगी। सरोजनी नायडू जी की जो मदर थी, माता जी थी, बहुत सिंपल स्वभाव की थी, बहुत सादगी में रहना वो पसंद करती थी। और इसके साथ साथ वो एक पोएट भी थी। वो अपना लिरिक्स लिखती थी, गीत लिखती थी, छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह में अपने से उन गीतों को गाती भी थी। उसके बाद उसके साथ साथ ये विमेन एजुकेशन पर काम भी करते थे। गर्ल्स जो बाल विवाह होता था, इसके खिलाफ भी ये काम करती थी। और विडो रीमैरिज पे ये अपने हस्बैंड के साथ भी काम करती थी। और इनके घर एक नन्ही सी परी जन्म लेती है, जिनका नाम पड़ता है सरोजनी नायडू। और किसी को नहीं पता होता है कि ये आगे चलकर इतना एक बड़ा पर्सनालिटी बनेंगी हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। इनके बिना अगर देखें तो आजादी अधूरी थी। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती हैं हमारे आजादी में, बिकॉज जो वीमेन होती हैं उनको ये लीड करती हैं। आगे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ने के पहले आपको एक और बात बता दें। इनके घर में एजुकेशन का धारा बह रहा था। जैसे गंगा में पानी का धारा बहता है ना,
वैसे इनके घर में माँ सरस्वती का वास था और उनके घर में एजुकेशन का धारा बहता था। इससे पता चलता है कि उनके भाई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर निकले, उनकी बहन वो भी स्कॉलर लोग निकले। उनके भाई वो सरोजिनी नायडू जी 8 भाई बहन में से एक थी, ये सबसे बड़ी थी। इनके जो छोटे भाई, इनसे छोटे जो थे उनका नाम था वीरेंद्र नाथ। ये 16 लैंग्वेज के ज्ञाता थे। इनके पास बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। ये कम्युनिस्ट बन गए थे, इनको भारत देश निकाला दे दिया था। उस समय अंग्रेज शासन जो थे ये देश निकाला दे दिया था, तो ये जर्मनी जाकर और जर्मनी में अपना काम वगैरह करते थे। उसके बाद इनकी एक बहन का नाम मृणालिनी है, वो बीएससी करती हैं। कहां से? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लंदन में जो है। वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनती हैं। एक इनकी बहन है सोनालिनी, वो आर्टिस्ट है, वो लोगों को डांस सिखाती थी और बहुत आर्टिस्टिक डांसर थी। इसके साथ साथ हरिंद्र नाथ एक पोएट थे और नाटककार थे। और भी बहुत सारे इनके भाई बहन थे और सब अपने अपने फील्ड में, अपने अपने वर्क में बहुत ही उत्कृष्ट पोजीशन पर थे और बहुत टॉप पोजीशन पर थे। जो सरोजिनी नायडू जी का चाइल्डहुड था, जो बचपन था, वो बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ बीत रहा था। ठीक है, इनको भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आ गई बचपन में, बिकॉज बहुत सारे अध्यापक जो बहुत सारे लैंग्वेजेस के थे उनको घर पे इनके पिताजी बुलाते थे और वो सारे लोग इनको घर पे ही शिक्षा देते थे। उस समय लड़कियों के लिए कोई स्पेशल ट्यूशन, कोचिंग, क्लासेस, कॉलेज नहीं था, तो इनको एजुकेशन लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और इनके साथ साथ एक और पर्सन बहुत बड़ा पर्सनालिटी से बड़े हो रहे थे बंगाल में ही, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनके भी घर में कुछ ऐसा ही माहौल था। हम उनकी भी बायोग्राफी कभी लेकर आएंगे। तो हम आपको ये बता दें कि ये बहुत सारे लैंग्वेजेस की ज्ञाता थी, जैसे में इंग्लिश इनका वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज था। फ्रेंच, फारसी, उर्दू, हिंदी, उसके बाद बंगाली, तेलुगु, ये सब में एकदम जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं ना, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, वैसे ही ये सारी लैंग्वेजेस को समझती थी, बोलती थी और अपना ज्ञान प्राप्त करती थी। उस समय हैदराबाद में कोई हाई स्कूल नहीं हुआ करता था जब ये बच्ची थी, तो इनके हाई स्कूल का एजुकेशन के लिए इनको मद्रास जाना पड़ा। सोच लो, 10th पास करने के लिए इनको हैदराबाद, इतना बड़ा आज का शहर है हमारे इंडिया का, हमारे भारत का, और उस समय ये हैदराबाद से चेन्नई जाती है। उस समय का मद्रास, आज का चेन्नई, हायर एजुकेशन के लिए, क्लास 10th के लिए। फिर उस समय अपने क्लास में सबसे अव्वल नंबर से पास होती हैं। क्लास में इनका फर्स्ट पोजीशन आता है। ये जो फर्स्ट का टैग है ना, इनके साथ हमेशा जीवन भर रहता है। और हमको लग रहा है कि एकेडमिक्स में इनका सबसे लास्ट ये डिग्री था क्लास 10th के, इसके बाद इनको कोई डिग्री नहीं मिली। ये अपने मन से पढ़ती हैं। उसके बाद हम ये भी आपको बता दें, बिना डिग्री का पढ़ाई हो सकता है और बिना डिग्री के भी आप बहुत नॉलेजेबल, बहुत एजुकेटेड हो सकते हो। पढ़ने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है, जज्बा है, तो कभी भी कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हो। सब एजुकेशन ही एजुकेशन है। कोई एजुकेशन व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। तो आपको बता दें, ये 10th जब पास करती हैं तब ये 12 साल की रहती हैं। सिर्फ 12 साल। सोच लो आप, जब आप 12 साल के थे तो आप कितने बड़े थे, किस क्लास में थे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये 10th पास करती हैं फर्स्ट रैंक से। उसके बाद ये मैथमेटिक्स का जब 13 साल की होती हैं और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हैं, तो इनको वो नहीं सॉल्व होता है, इनसे फंस जाती हैं। और इनके पिताजी चाहते थे कि ये मैथमेटिक्स पढ़े, साइंस पढ़े और एक साइंटिस्ट बने। और इनकी माताजी चाहती थी कि ये पोएट बने। और होता है अल्टीमेटली माताजी का। ये पता है, ये 13 साल 14 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा पोएम लिखी थी। 6 दिन में एक पोएम लिखी थी, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। और आपको ये बता दें हम कि 14 साल की जब ये थी ना, तो ये सारे पोएट्स की पोएम्स पढ़ गई थी। बहुत सारे पोएम्स ये पढ़ चुकी थी जब ये 14 साल की थी। तो 14 से जो 16 साल इनका था, वो ये जाकर इंग्लैंड में गुजारी थी। बहुत ही नहीं, इंग्लैंड में 14 से 16 साल ये बहुत रिगरस स्टडी की थी, बहुत ही ज्यादा ये पढ़ाई की थी। और जब निजाम ऑफ हैदराबाद इनको समझे, देखे कि इतना ये पढ़ने में तेज है, तो अपने पैसे से इनको लंदन भेज दिए। और ये लंदन जाती हैं 1895 में ये लंदन जाती हैं। और जिस शिप पे जाती हैं, उसी शिप पे इनकी मुलाकात होती है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो विकिपीडिया पर आप जाकर आज बहुत पढ़ना। वो फॉरेन की थी, लेकिन भारत के लिए लड़ रही थी, भारत से। वो 1 साल के लिए हमारे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थी। वो पहली महिला अध्यक्ष थी भारत की कांग्रेस की, ठीक है, भारत के कांग्रेस की। उसके बाद हम बता दें आपको,
वो जितना पढ़ाई की लंदन में, वो सब बिना कोई डिग्री का था, बिना डिग्री का एकदम पढ़ते जाती थी। वहां पे बहुत सारे डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे और इनको बहुत वहां पे मानदान होता था, बिकॉज ये इंटेलेक्चुअल थी, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन थी पढ़ाई में, ज्ञान में, उसके बाद डिबेट में, डिस्कशन में इनको खोजा जाता था। उसके बाद ये फिर इंग्लिश अपना लैंग्वेज यूज करती हैं पोएम लिखने की, ठीक है। इनको लोग बोलता है कि आप पोएम लिखो, आप पोएम में पोएट बनो, पोएम में आप बहुत अच्छा हो, तो ये इंग्लिश विषय चुनती, इंग्लिश सब्जेक्ट चुनती हैं अपना पोएम आगे से लिखने के लिए, ठीक है। 1895 में ये लंदन जाती है और 1898 में ये भारत आ जाती है बिना कोई डिग्री के, लेकिन बहुत सारे ज्ञान के साथ, बहुत सारे डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद 1898 में ये इंटरकास्ट मैरिज करती हैं। उस समय इंटरकास्ट मैरिज करना मतलब सोसाइटी उस पर्सन को अपने से अलग कर देता था, अपने से छांट देता था। फिर भी ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर और अपने से 8 से 10 साल बड़े इंसान से शादी करती हैं और इनका शादी बहुत अच्छा फ्लरिश होता है। फर्स्ट मैरिज इनका होता है, एक एक्ट पास होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, उसमें इनका फर्स्ट मैरिज रजिस्टर्ड होता है, जो कि इंटरकास्ट मैरिज होता है। तो ये फर्स्ट का टैग हमेशा अपने साथ रखी रहती हैं। इनके 5 बच्चे होते हैं और पांचों बच्चों के बचपन में बहुत सारे, पांचों बच्चों के लिए अलग अलग पोएम्स लिखती थी, 8-8 लाइन का, 10-10 लाइन का, सबका स्वभाव, सबका आचरण, सबकी बदमाशियों पे अलग अलग पोएम लिखती थी। जो 1901 से लेकर और 1915 का साल था ना इनके जीवन में, वो गीत काल की तरफ से माना जाता है, गीत काल माना जाता है, क्योंकि उन समय ये मैरिज में थी, नया नया शादी हुआ था, बहुत सारे बच्चे हुए थे, बहुत सारे मतलब 5 बच्चे हुए थे। आज के डेट में वो 5 बहुत सारे हैं। उसके बाद मदर बनी थी, तो मदरहुड एंजॉय कर रही थी। एक पोइट का इनका घर पे बहुत सारे मित्र इनके आते थे, तो उनमें एक डिबेट डिस्कशन होता था। एक इनके घर पे एक आगमन और आवागमन का एक संस्कार बन गया था। लोग हाँ ये कर रहे हैं, कुछ बन रहा है, सब कोई खा रहा है, उसके बाद कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई अपना पोएम सुना रहा है, कोई अपनी बातें बता रहा है। और ये 1902 से ही कहीं कहीं जाकर भाषण वगैरह देने लगी थी देश के लिए। उस समय तो हमारा देश गुलाम था, 1901-1902 के टाइम में, आप याद करो। उसके बाद इनको लेडी ऑफ लेक फर्स्ट पोएम ये लिखती हैं 13 साल में। जब ये 13 साल में फर्स्ट पोएम लिखती है ना, तो उस पोएम का नाम होता है लेडी ऑफ लेक। ये 6 दिन में उस पोएम को कंप्लीट करती हैं। उसके बाद तो पोएम का ये जो लड़ियां होता है ना, लड़ियां लगा दी, लाइन लगा दी, बोला जाए आज के लैंग्वेज में तो। नेशनलिज्म पे पोएम लिखती हैं, मदरहुड पे पोएम लिखती हैं, लव पे, रोमांस पे, नेचर पे, वर्ल्ड वॉर पे, होप पे, आशा पे। इनके कुछ पोएम कलेक्शन है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले पे ये पोएम लिखती हैं, द फीदर डाउन। ये सब इनके पब्लिकेशंस होते हैं, इंग्लैंड से ये सारे होते हैं, ठीक है। इनके जीवन में 3-4 आदर्श लोग होते हैं, जिसमें फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी वजह से ये पॉलिटिक्स में आती हैं, राजनीति में आती हैं। दूसरा होते हैं गांधी जी, और तीसरा होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और चौथी होती है एनी बेसेंट। ये सारे लोग इनके आदर्श थे, इनके आदर्श, इनके जीवन के आदर्श। ये पॉलिटिक्स में 1902 में तो आ जाती हैं, लेकिन उतना सक्रिय नहीं होती हैं। कभी कभी कहीं कहीं जाकर भाषण दे देती हैं, लेकिन 1915 के बाद हमेशा ये सक्रिय रहती हैं पॉलिटिक्स में। बॉम्बे, मद्रास, लखनऊ, कलकत्ता ये जाती हैं इधर उधर और वहां वहां भाषण देती हैं। 1914 में इनको पहली बार गांधी जी मिलते हैं, पहली बार ये गांधी जी से मुलाकात करती हैं, वो भी इंग्लैंड में ही होता है उनका मुलाकात, ठीक है। 1915-16 से ये सक्रिय राजनीति में आती हैं। ये हमेशा यूथ और विमेन को लीड करने के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि विमेन की ये पहली लीडर थी, ऐसी जो कवि है, इतने अच्छे तरीके से अपने बात को रख पा रही हैं, इतने निडर निर्भर होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं। और यूथ को तो लीड करना सब चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता है, तो ये भी यूथ को लीड करती हैं। और ये बोलती हैं, अगर कोई अफसर है, कोई देवी मुझसे पूछे कि तुमको क्या चाहिए, तो मैं बस यही मांगूंगी कि युवा पीढ़ी के मस्तिष्क को ढालने की शक्ति मुझे दे दो। मैं युवा पीढ़ी को, मैं यूथ को लीड करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद ये अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस जाती है। वहां पे भी जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ब्रिटिशर्स वहां पे रूल करते हैं, उसके खिलाफ भी ये आवाज उठाती हैं। सोचो, आज हमारे घर में हमारी बहन, हमारी मम्मी लोग हैं, कहीं नहीं जा पाती हैं आवाज उठाने के लिए। हम लोगों को आवाज उठाने में इतना संकोच करना पड़ता है, और उस समय वो आवाज उठाती हैं दूसरे देशों में जाकर।
उसके बाद ये चंपारण जो सत्याग्रह होता है, चंपारण मूवमेंट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और बहुत सारे जितना मूवमेंट होते हैं उस सब में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट मतलब सबका ये भाग बनती हैं। आपको सुनने में सिर्फ चंपारण मूवमेंट सत्याग्रह लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मूवमेंट होता है और बहुत इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट सब में इनका रोल रहता है। और रोल क्या रहता है? रोल उस समय ये विमेन को लीड करती हैं, ये यूथ को लीड करती हैं, अपने बात को एक्सप्रेस कर पाती हैं। उसके बाद ये बहुत बार जेल भी जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि सरोजिनी नायडू को अगर आराम करना है तो जेल में इसको भेज दो। मतलब सरोजिनी नायडू जेल में ही आराम करती हैं, जेल से बाहर ये आराम ही नहीं करती हैं। इनको जब जेल में बंद कर दिया जाता है तभी इनको आराम मिलता है, नहीं तो ये यहाँ आज कल वहां, परसों वहां, आज जहां पे सुबह वहां पे शाम नहीं, जहां पे शाम वहां पे सुबह नहीं, ऐसा इनका कंडीशन रहता है। आज यहाँ पे रहती हैं, कल कहीं दूर चली जाती हैं। जब 1919 में 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा, आपको याद होगा, उस हत्या के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपना सर का उपाधि लौटा देते हैं। इनको नाइटहुड अवार्ड मिला था लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए। और जब इनको गीतांजलि के लिए मिला था तो उस समय सरोजिनी नायडू जी वहीं पर थी, इंग्लैंड में थी। तो उस समय ये रविन्द्रनाथ टैगोर से मिली थी और जब इनको ये उपाधि मिलता है तो ये जब 1919 का हत्या होता है, दंगा होता है, तो उस समय ये अपना दंगा नहीं होता है, हत्या होता है, मास्कर होता है। बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे थे और उनको अंग्रेज बाहर से गोली से भून देते हैं। तो उस आक्रोश में रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपना नाइटहुड का अवार्ड वापस कर देते हैं, सर का उपाधि वापस कर देते हैं। तो इनसे इंस्पिरेशन लेकर सरोजिनी नायडू भी अपना केसर हिंद का उपाधि वापस कर देती हैं। केसर हिंद एक उपाधि मिला था इनको, हैदराबाद में बहुत ज्यादा बाढ़ आया था, फ्लड आया था। बिहार यूपी में तो हमेशा आते रहता है, तो ये उस समय फ्लड आया था, तो उस समय ये रिलीफ वर्क में जुड़ी थी, तो इसलिए उनको ये अवार्ड मिला था केसर हिंद का। तो ये अपना अवार्ड लौटा देती हैं ब्रिटिशर्स को। उसके बाद अब देखो, अब इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिक्स में। 1925 में ये प्रेसिडेंट चुनी जाती है कांग्रेस की, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, समझो आप। और जब ये चुनी जाती है तो ये असहयोग, अहिंसा, गांवों की देखभाल, एजुकेशन, राष्ट्रीय सेना, साउथ अफ्रीका से लेकर हिंदू मुस्लिम एकता, इन सब पे ये रिगोरसली वर्क करती हैं, बहुत ज्यादा काम करती हैं। सबसे ज्यादा कहीं काम करती हैं तो एजुकेशन पे, विमेन एम्पावरमेंट हम लोग बोलते हैं, लेकिन विमेन को मतलब अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। ये सेकेंड राउंड केवल कॉन्फ्रेंस में भी जाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, गांधी जी के साथ जाती हैं एज अ विमेन रिप्रेजेंटर और ऑफ कोर्स एज अ इंडियन टू पार्टिसिपेट इन दैट। और ये विमेन जो विमेन एक रूढ़िवादी जो माइंडसेट था ना, उससे ये लड़ती थी, उससे माइंडसेट से ये लड़ती थी। जैसे कि आपको पता है कि आज भी विमेन को इक्वालिटी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत फाइट करना पड़ता है। उस समय भी कुछ इससे बदतर स्थिति था। विमेन के सम्मान और समानता के लिए बहुत फाइट की थी, बोले तो विमेन के रेस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए, विमेन के इक्वालिटी के लिए। ये इनका मेन पैशन था, विमेन और यूथ को लीड करना। और विमेन यूथ के बारे में बहुत इस किताब में बारी बारी से बात की गई है, ठीक है। ये ऐसा बोलती हैं कि शिक्षा महिलाओं को साहसिक बना देती है। शिक्षा ऑफ कोर्स हर इंसान को साहसिक बनाती है, लेकिन महिलाओं को खास कर, क्योंकि उनके पास इतना फिजिकलिटी स्ट्रेंथ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये पर्दा प्रथा पे चोट करती हैं, बोलती हैं पर्दा जो प्रथा है वो रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है। और इसके साथ साथ आपको पर्दा कीजिए, लेकिन अपने मस्तिष्क पर पर्दा मत कीजिए। इसके साथ साथ अपने आत्मा, अपने सोल पे पर्दा मत कीजिए। इन सब चीजों से आप ऊपर उठिए और भारत को लीड कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान की जरूरत है यहाँ पर। इस बड़े यज्ञ में हर इंसान को थोड़ा बहुत आहुति देना होगा, ठीक है। और इसके बाद ये भी बोलती है भारत की आत्मा तभी मुक्त होगी जब नारी मुक्त होगी। आज भी ये बहुत जरूरी है। भारत की आत्मा आज भी मुक्त नहीं है। देश के विकास के लिए महिलाओं का विकास होना जरूरी है। उस समय भी इंपॉर्टेंट था, आज हमारे मोदी जी भी यही बात हमेशा बोलते हैं कि विमेन को आगे लाना होगा, विमेन को बोलना होगा कि आप लोग लीड कीजिए। इसके बाद आज हम लोग क्या करते हैं सरोजिनी नायडू जी के नाम पर, उनका बर्थडे 13 फरवरी, उस दिन हम लोग नारी दिवस मनाते हैं।
और इसके साथ साथ आज भी वही कंडीशन है वीमेन का। गांवों में आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में आप देख लीजिए, इन सब जगह पर अभी भी 33% वीमेन को आरक्षण नहीं मिला है। सबसे ज्यादा इस साल आई है वीमेन चुनकर लोकसभा में, वो भी कितना है 12, 13, 14%। सोचिए वीमेन को 50% हमारे पूरे आबादी के उनका संख्या है, कम से कम उनको 30-40% आरक्षण मिलने चाहिए। आरक्षण का उनका सामर्थ्य है, उनको लीड करना चाहिए हमारे देश को। आज भी दहेज प्रथा देखो कितना रेलिवेंट है हमारे सोसाइटी में। उसके बाद हमारा भारत देश आजाद होता है। जब आजाद होता है तो यूपी के जो ये गवर्नर रहते हैं उनको आंख में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उनको अमेरिका जाना पड़ता है इलाज के लिए। तब सरोजिनी नायडू जी को उस पद पर भेजा जाता है। तो ये बोलती हैं, पता है क्या बोलती हैं, अपने आप को बोलती हैं कि आप जंगली चिड़िया को पिंजरे में बंद कर रहे हैं। पिंजरे में बंद कर रहे हैं मतलब गवर्नर जो पोस्ट होता है उसको एक बंधा हुआ पोस्ट मानता है लोग। तो ऐसा ये बोलते हैं कि आप एक जंगली चिड़िया को जो हमेशा हर जगह घूमना पसंद करती है उसको आप एक पिंजरे में बंद कर रहे हैं। ये फर्स्ट गवर्नर बनती है हमारे देश के, जो फर्स्ट वीमेन गवर्नर बनती है हमारे देश के, और वो भी इतने बड़े राज्य का, यूपी का, जब यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही में था। सोचो आप, कभी भी ये कहीं भाषण देने जाती थी तो ये प्रिपरेशन नहीं करती थी। इतने बड़े इंसान को, इतने बड़े पोएट को प्रिपरेशन की क्या जरूरत है। आप अटल जी के भाषण को सुनते होंगे, मोदी जी के भाषण को सुनते होंगे, ये लोग भी पढ़ता नहीं है। आप मायावती जी के भाषण को कभी सुनेंगे, वो हमेशा पढ़ती है जो उनके सामने लिखा होता है, कोई एक्सप्रेशंस वो नहीं रहता है, झलकता नहीं है। आई एम सॉरी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि आप भारत का भविष्य हो, आप भारत को अपने तरीके से, अपने इशारे से, अपने हाथों से इस भारत को गठन कीजिए और अपने एंगल से इसको गढ़िए। जैसे एक कुम्हार घड़ा को गढ़ता है वैसे आप इस भारत को गढ़िए। और आज भी आप स्टूडेंट हो, आज भारत का भविष्य आपके हाथों में है। आज भी सरोजिनी नायडू जी का जो बातें हैं बहुत रेलिवेंट है। उसके बाद ये एकता और भाईचारे का हमेशा बात करती हैं, क्योंकि हिंदू ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है और ये बड़ी होती हैं वहां पे हैदराबाद में, और वहां मुस्लिम कल्चर ज्यादा रहता है। निजाम इनको भेजते हैं पढ़ने के लिए इंग्लैंड, अंग्रेज के देशों में पढ़ती हैं। तो ये भारत में भाईचारे का खूब बात करती हैं, जो भी भारतीय हैं उनमें भाईचारा होनी चाहिए। और ये भी बोलती हैं कि मैं एक भविष्यवाणी आज करती हूँ, भारत हमेशा संसार को शांति की दिशा में लेकर जाएगा। आज भी आप देख सकते हैं यूक्रेन रशिया में वॉर होता है या कहीं भी वॉर होता है तो भारत हमेशा शांति का बात करता है। जयशंकर जी जो हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर है, एस जयशंकर, ये बोलते हैं कि भारत हमेशा शांति की तरफ है, भारत कोई युद्ध की तरफ नहीं है। भारत ना यूक्रेन की तरफ है ना रशिया की तरफ है, भारत शांति की तरफ है। इनकी इस बुक का 1-2 लाइन हम पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भारतीय युवा को कर्तव्य सही दृष्टिकोण वाले भारत के इतिहास का नव निर्माण करना है। संसार में युवा मेरे सपनों को कौमा मेरे अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। इस विभाजन को नहीं, एकता की बात करेंगे। जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उससे इनको भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था। तो ये बोल रही है कि इसको अब ज्यादा बात नहीं करो, अब एकता की बात करो। जो भी हमारे भारतीय हैं उनमें एकता लाओ। इसके साथ साथ ये बोलती हैं घृणा को नहीं प्रेम की बात करें, अधिकारों को नहीं कर्तव्य की बात करें। इसके बाद ही एक वो सबके जीवन में एक वो क्षण आता है कि अब वो सामर्थ्य नहीं होता है अपने एक्टिविटीज को उतने एंगल से करने के, उतने एनर्जेटिक तरीके से करने में। ये भी बूढ़ी हो जाती हैं 70 साल की आयु में। ये दिल्ली जाती हैं, प्रेसिडेंट हाउस में जाती हैं, तब भी एक कार में चढ़ती हैं तो इनके सिर में चोट लग जाता है और वो चोट थोड़ा गहरा हो जाता है, ये बीमार रहने लगती हैं। एक ऐसा समय आता है कि इनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, 1 मार्च को इनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, इनको ऑक्सीजन पे रखा जाता है। उसके बाद 1-2 लाइन है, 1 मार्च को इनको रक्त चढ़ाया गया। उसके बाद वह आराम से सो गई। जागने पर उन्होंने नर्स से गाना गाने को कहा, गाना सुनाने को कहा। नर्स जब गाना सुना चुकी तो उन्होंने नर्स को कहा, मैं चाहती हूं मुझसे कोई बात ना करे। उन्होंने फिर किसी से बात नहीं की। 2 मार्च को प्रातः 3:30 बजे उन्होंने इस संसार को विदा ले लिया, इन संसार से विदा ले लिया। गोमती के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार भारत की महान नारी ने इस संसार से विदा ली। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सरोजिनी नायडू जी का स्मारक बनाया गया। इसके आसपास सुंदर मैदान है और आज भी बच्चे खेलते हैं। हमको बड़ा इंपावरिंग लगा ये बुक, बहुत पतली बुक है,
लेकिन बहुत इंपावरिंग है, बहुत ही सुंदर है। आप भी अगर कभी मौका मिले तो इनको आप जानो, समझो, पढ़ो। इनके बायोग्राफी को नहीं पढ़ सकते हो तो विकिपीडिया पर जाकर इनके आर्टिकल को पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे मिलेंगे एक नई बुक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।